Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Now we want to discuss a very simple topic. और वो सिंपल सा टॉपिक क्या है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इफेक्टिव ग्रोथ. टॉपिक बहुत सिंपल है, आपने ग्रेड 9 10 में भी पढ़ रखा है, लेकिन इसकी कुछ एडवांस बातें आपसे करना इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज कि ये वही बात है आपको बड़े वाइटल नंबर दिलवा सकता है एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. आमतौर पर एक क्वेश्चन हम लॉन्ग में नहीं लिखते, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव वाले केसेस में और शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक. आपने इसकी भी इंपॉर्टेंट बातों को ज़रूर नोट करना है. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ ये बातें लिखूँ या एटलीस्ट उसकी साइड बनवा दूँ, लेकिन आप भी इन पॉइंट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे और प्रॉपर नोट करेंगे. इस उम्मीद के साथ कि आप इस सफ़र में मेरे साथ चलेंगे. लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे थे हम कंडीशंस ऑफ ग्रोथ और कंडीशंस नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ग्रोथ. तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, जैसे आपको नजर आ रहा है. वन ऑफ देम आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर एंड अदर वन आर इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है, तो अगर आप देखें तो लंबी लिस्ट आपको नजर आ रही है. एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेम्परेचर, देन लाइट, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड देन द न्यूट्रिएंट्स. तो काफ़ी एक लंबी लिस्ट है. वन बाय वन आपसे स्टडी करते हैं. पहली बात है टेम्परेचर. बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करने में मसला नहीं पेश आएगा कि टेम्परेचर का अपना एक रोल है इन द ग्रोथ. याद रखने वाली बात यह है कि हम उस ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं जो सब सॉइल थी. हम उस ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो अब जाहिर है सेल्स बड़े हो गए हैं और वो किसका ग्रो करेंगे. उस पर्टिकुलर चीज़ में टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कैन एनीबॉडी गेस कि टेम्परेचर किसी भी प्लांट की ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट हो सकता है? एक्सेलेंट आंसर, डेफिनेटली बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग द एंजाइम. किसी भी एंजाइम को काम करने की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स हमारे पास क्या है? सन. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मीन्स ऑप्टिमम है तो ग्रोथ रेट ऑप्टिमम होगा बिकॉज एंजाइम्स विल वर्क एट देयर फुल, यू कैन से पीक्स, एट देयर फुल पावर. तो जब एंजाइम अपना सही काम कर रहे होंगे, फुल जोर लगा रहे होंगे, तो जाहिर है ग्रोथ का रेट भी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा. लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो जाहिर है एक्साइटेशनल एनर्जी इन पर्टिकुलर एंजाइम को कम मिल रही है, तो दे विल वर्क एट लोअर पेस. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस? यस. उसके लिए आप इस पर्टिकुलर कर्व को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने लिया हुआ है टेम्परेचर और वाई एक्सेस पे लिया हुआ है हमने ग्रोथ रेट. तो आपको नजर आ रहा है कि लो टेम्परेचर पे ग्रोथ रेट कम है और जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ रेट भी बढ़ता चला जा रहा है. लेकिन क्या ये सदा बढ़ता ही रहता है? तो आंसर इज नो. जब टेम्परेचर एक खास लेवल से एक्सीड करेगा जहां पे एंजाइम की डिनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी या प्लांट्स एक डिहाइड्रेशन के थ्रेट को फेस करना शुरू करेंगे, तो जाहिर है ग्रोथ का इफेक्ट क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा. तो इस लिहाज से टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट. अब अगर मैं लाइट के आप लोगों से बात करूं तो जाहिर है हम फिर वही बात करेंगे कि ये जो लाइट है ये अफेक्ट करेगी उस वक्त प्लांट के ऊपर कि जब वो ज़मीन से बाहर निकल आएगा. जाहिर है जब वो ज़ेरे ज़मीन था, वो सीडलिंग थी एक छोटी सी, तो उस वक्त लाइट का कोई रोल नहीं है. नाउ दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ द व्हाट सॉइल. अब ये वाला फैक्टर अपना रोल प्ले करना शुरू करेगा. लाइट के आप लोगों को पता है कि हमारे प्लांट के लिहाज से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, क्वालिटी ऑफ लाइट. नंबर टू, ड्यूरेशन और क्वांटिटी ऑफ लाइट. पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट को. तो क्वालिटी में आपने देखना है कि याद करें वही बात है बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर, हमने कर्व्स पढ़े थे आप लोगों के साथ. हमने देखा था कि व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. उसमें देखा था कि ब्लू और रेड लाइट ही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है प्लांट बॉडी के लिए, राइट. तो हमें नजर आता है कि जो हमारे पास रेड लाइट है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इलोंगेशन, और जो ब्लू लाइट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन. लेकिन जब मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करता हूँ तो ये सेल डिवीजन को रिटार्ड करती है. इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लू लाइट को कंसिडर नहीं करना, रेड को कंसिडर नहीं करना, बल्कि हमें यूवी लाइट को भी कंसिडर करना है. ठीक है,
तो जो यूवी लाइट्स होती हैं ये सेल डिवीजन को रिटार्ड करवाती है। यू गॉट द पॉइंट। ये तो बात हुई क्वालिटी ऑफ लाइट के रेफरेंस से। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ लाइट के रेफरेंस से। हम अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम इसको डे लेंथ या लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड कहेंगे, या आम सिंपल जबान में से बोलेंगे फोटो पीरियड, कि रोशनी किसी पौधे को कितनी देर तक अवेलेबल है। इसके लिहाज से हम लोगों ने प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। इवन उनकी जो फ्लावरिंग है राइट, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर। तो प्लांट्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन को मॉनिटर करने में डेफिनेटली प्लांट के ऊपर फॉल होने वाली क्वांटिटी ऑफ लाइट का भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। नाउ वी वांट टू जंप टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन। आपको पता है ना, मैंने तो डिस्कस किया था कि व्हाई फार्मर्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, कि किसान हल क्यों चलाता है, या आमतौर पे हम अपने घरों में छोटे छोटे गार्डन्स की तरह मालियों को देखते हैं तो गोडी क्यों करते हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर सोइंग द सीड्स। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो फैक्टर है, ये उस वक्त शुरू हो गया उसकी इंपॉर्टेंस जब हमने सीड को सो किया था। अगर आप लोग एक सीड लें और उसे आप टैप्ड सॉइल में दबा दें, तो चूंकि उस जर्मिनेटिंग सीड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कभी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ को इवन स्टार्ट करवाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि प्लांट भी क्या करता है, एरोबिकली रेस्पायर करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ही मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करने का वाहिद जरिया है। तो फिर क्या होगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंडीशंस हो जाएंगी एनऑक्सिक और एन एरोबिक। तो डेफिनेट अमाउंट में जो हमें एटीपी चाहिए थे वो एटीपी नहीं बनेगी, एंड यू नो एटीपी इज बॉडी करेंसी। तो अगर एटीपी नहीं है तो सारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ एक नॉर्मल पेस के साथ या मैक्सिमम पेस के साथ चलती रहे, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में एटीपी बनवानी है, और एटीपी बनवाने का ओनली सोर्स क्या है, ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन नो ग्रोथ, लेस ऑक्सीजन लेस ग्रोथ, मैक्सिमम ऑक्सीजन मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन मैक्सिमम से क्या मदद होती है हमारी, ऑप्टिमम। बिकॉज कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा O2 प्रोवाइड कर दें तो भी प्लांट अपने डिफेंस में ग्रोथ प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं, राइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ CO2। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगेन वही बात, रिमेंबर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक, रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, remember that very topic, a concentration of CO2 is 0.03 to 0.04%, and inside leaf it is 0.00%. तो there should be a gradient. अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो CO2 कभी भी लीफ के अंदर मूव नहीं कर सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि CO2 फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, CO2 फोटोसिंथेसिस का एक रॉ मटेरियल है, तो अगर आप CO2 प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड होगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जाहिर है ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो डाइसैकराइड नहीं बनेंगे, डाइसैकराइड नहीं होगा पॉलीसैकराइड नहीं बनेंगे, तो सारे के सारा ग्रोथ प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो देयरफॉर CO2 इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। दैट इज द बेस ऑफ हैविंग ऑल द थिंग्स, even the nutrients, even the water, having the CO2, having the oxygen, all things they can be achieved only if plant is making food or carrying out photosynthesis. And now we want to the last thing, second last thing, that is called the water. Water, another raw material of photosynthesis. याद करें इक्वेशन, CO2 plus water give us glucose. तो अगर CO2 ना होने से ग्लूकोज नहीं बन रहा था तो वाटर ना होने से ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वाटर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि अभी हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था, दैट इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ये कहाँ था, जाहिर है एपेक्स के बिल्कुल पीछे। ठीक है, और अगर प्लांट बॉडी को वाटर ही नहीं मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने सपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ऑटम के सीजन में, सर्दियों के सीजन में वाटर अपटेक बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होती तो क्या हुआ था, सेल्स छोटे छोटे रह गए थे। प्लांट की जो ग्रोथ है, चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ थी या हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ थी, वो बहुत स्लो हो गई थी। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास एक प्लांट ऑटम की सीजन में नहीं है बल्कि स्प्रिंग के सीजन में है, समर की सीजन में है, लेकिन आप लोग उसे वाटर प्रोवाइड नहीं करें तो भी जोन ऑफ इलोंगेशन लंबे लंबे सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो सेल्स को इलोंगेट होने के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए वाटर एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है। नो वाटर, नो फोटोसिंथेसिस, नो सेल इलोंगेशन, नो ग्रोथ और स्टंटेड ग्रोथ और रिटार्डेड ग्रोथ।
लास्ट थिंग इज द न्यूट्रिएंट्स। अभी हम डिस्कस किया कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ग्लूकोज बनेगा, तो क्या मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं इस टॉपिक में? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Whenever I say the term micronutrients, it means कि इसमें हम लोग नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, हम जिंक की बात करें, हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हम लोग नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें जो प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी हैं, दे मे एक्ट एज अ कोफैक्टर, राइट, दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। वो चीज़ें अगर होंगी हमारे पास तो ही प्लांट अपने फुल स्विंग में अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने एंजाइम को काम करवा सकेगा और तभी जाहिर है प्लांट में ग्रोथ हो सकेगी। नो न्यूट्रिएंट्स मीन्स नो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स नो ग्रोथ एट ऑल। जहाँ तक ताल्लुक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड का, प्लांट्स आर डॉटर ऑफ, दे कैन मैन्युफैक्चर इट एट देयर ओन इफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल along with these external factors. So let's move to the last article, that is internal internal growth factors. हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है आप लोगों के लिए। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज हार्मोन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज अ विटामिन्स। जैसे कि आप लोगों की बॉडी को बड़ा होने के लिए आपने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था कि जैसे आप लोगों की बॉडी को बड़ा होने के लिए हार्मोन्स की जरूरत थी। आपको याद है एक हार्मोन तो उसका नाम था ग्रोथ हार्मोन, कि भाई अगर तो ग्रोथ हार्मोन आपको मिला तो आपका कद लंबा हुआ, अगर आपको ग्रोथ हार्मोन नहीं मिला तो आप क्या हो गए, कोडू बन गए, आप छोटे रह गए। सिमिलर इज द केस विद द प्लांट्स। प्लांट्स के पास भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी वेरी फेमस हार्मोन इज IAA। इट स्टैंड्स फॉर इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंटरनली प्रोड्यूस होता है। इसका एक और सिस्टर हार्मोन है जो हमने लैब में सिंथेसाइज किया है, दैट इज कॉल्ड एज NAA, राइट। तो अगर हमारे पास सेल्स को लंबा करने वाला हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज IAA ये हमारे पास नहीं है तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आपने ये भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगेन नथिंग न्यू फॉर यू, क्योंकि ये भी हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था जब हमने प्लांट के डिफरेंट किस्म के हार्मोन डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो डिफरेंट किस्म के प्लांट हार्मोन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि हमारे पास फिर एक NAA था, फिर हमारे पास एब्सिसिक एसिड था, फिर हमारे पास एसिटिलीन थी, ठीक है, और फिर इसके अलावा हमारे पास एक और बड़े इंपॉर्टेंट चीज दैट वाज कॉल्ड एज साइटोकाइंस। तो these are various hormones, those are basically interacting with one another and then they are carrying out what, either the pacing up of the growth processes or retarding the growth processes. So internal hormonal composition of the plant body is another very very important, you can say, factor that is going to determine the pace, the speed of the growth. अगर हार्मोन आप लोगों के पास इलॉन्गेशन वाले ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है उस पर्टिकुलर सीजन में इलॉन्गेशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हमारे पास सेल्स को रिटार्ड करने वाले हार्मोन तो ज़ाहिर है ग्रोथ का जगह रिटार्ड हो जाएगी। तो इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द हार्मोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विटामिन्स। यस, प्लांट्स हैव गॉट द विटामिन्स। अरे उनसे तो लेके हम खा रहे हैं, तो प्लांट्स के पास क्या है, बहुत सारे विटामिन्स हैं। अगर उसके पास ये वाले विटामिन्स ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ होगी। और अगर इनमें से किसी विटामिन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही प्लांट बॉडी में तो जाहिर है उस कोरेस्पॉन्डिंग विटामिन की डेफिशिएंसी के सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत से प्लांट हार्मोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं कि सनलाइट अवेलेबल है। अगर मैं किसी पौधे को उठाऊं, उसे उठा के डार्कनेस में रख दूं तो डिस्पाइट ऑफ द हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग विटामिन्स, प्लांट कैन नॉट मेक इट। सो डिस्पाइट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग व्हाट विटामिन्स, प्लांट कैन नॉट मेक इट बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सनलाइट। तो जब तक हम उनको ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्लांट्स सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे और सीवियर डेफिशिएंसी में प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एट द रिक्वायर्ड पेस एंड दे विल शो सम स्टंटेड ग्रोथ और अरेस्टेड ग्रोथ। सो ये सारी बातें थी रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फसलें बहुत अच्छी हों, हमारे घर का जो बाग है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, तो फिर आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर आप प्रोवाइड करने में कामयाब हो गए तो यू विल लव योर गार्डन, यू विल लव योर क्रॉप, यू विल डेफिनेटली बिकम वेल्दी। हमेशा बोलता हूँ प्लांट्स भी लिविंग एंटिटीज हैं। जहाँ आप अपने आराम का ख्याल रखते हैं, अपने पौधों को, अपने बाग के पौधों को भी उतनी ही तवज्जो से
पालेंगे तो आप उनसे भी दुआएं समेटेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी इस कंट्री से, अपनी इस होमलैंड से प्यार करें, इसको बहुत ज़्यादा दरख्तों और पौधों के तोहफे दें। आई वॉन्ट टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I hope you all are very fine and ready to learn the last topic of growth and development in plants. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आखिरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रोथ कोरिलेशंस, यानी कि प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट्स आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेशन कायम करते हैं टू गेन सम सॉर्ट ऑफ शेप, राइट? इसको स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपसे बातें करेंगे प्लांट बॉडी की शक्ल के बारे में। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की शक्लों के प्लांट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक घास हो सकती है, एक हर्बेशियस प्लांट हो सकता है, एक श्रब हो सकती है, फिर एक ट्री हो सकता है, राइट? अगर मैं इन सब की आप लोगों को शक्लें ड्रॉ करने को कहूँ या जस्ट इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने को कहूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में डिफरेंट पिक्चर्स डेवलप होंगी। इन डिफरेंट पिक्चर्स को बनाने वाली चीज़ क्या है? डेफिनेटली सर्टेन केमिकल्स। और वो सर्टेन केमिकल्स प्लांट बॉडी में क्या करते हैं? आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? प्लांट का कोई पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा और कोई पार्ट कम ग्रो करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट का एक पार्ट जब ग्रो कर रहा हो तो वो दूसरे पार्ट को हरगिज ग्रो ना करने दे। इस किस्म के रेसिप्रोकल या उलट किस्म के रिलेशन को हम ग्रोथ को रिलेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी और टाइप के प्लांट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं झाड़ियों की बात करूं, बुशेस की बात करूं, कि जो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली ग्रो कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये रिलेशन ना भी हो। बहरहाल हम कहना ये चाह रहे हैं कि देर आर सर्टन केमिकल इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट्स दैट डिक्टेट्स और गवर्न व्हाट द शेप ऑफ द प्लांट। इस चीज को किस में स्टडी करेंगे? ग्रोथ कोरिलेशंस में, यानी कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इंटरेक्शंस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, जिनमें से पहली किस्म की इंटरेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल डोमिनेंस। आइए देखते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होती है। लुक एट दिस, आई वांट टू राइट इट फॉर यू। एपिकल डोमिनेंस। इस वाले केस में हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा? नाम इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये मेरे पास एक प्लांट है, इफ इट इज अ प्लांट, और इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको नजर आ रही हैं दो बर्ड्स, वन इज लाइंग ओवर हियर एंड वन इज लाइंग ओवर हियर। व्हाई आई हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ बर्ड्स? कैन एनी स्टूडेंट कोट फॉर इट? यस, परफेक्ट। कि ये वो जगह है जहां पे मेरिस्टेम्स लोकेट करते हैं, और आपको पता है मेरिस्टेम एक वो वाला टिश्यू है दैट कैन डिवाइड एक्टिवली टू मेक न्यू थिंग्स, मे बी द न्यू शूट, मे बी द न्यू रूट, मे बी द न्यू लीफ, मे बी द न्यू फ्लावर। बहरहाल इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं दैट इज पर्टेनिंग टू द शूट्स ओनली। ये जो मेन एक्सिस है हम इसे क्या बोलेंगे? स्टेम। और ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, आपको पता है लेटरल क्या होता है? साइड वाली। तो ये जो साइड्स वाली बर्ड्स हैं, दे कैन गिव राइज टू न्यू शूट्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू करे तो यहां से एक शूट बनेगी, राइट? और अगर ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू करे तो ये वाली शूट बनेगी। तो जाहिर है इन दो शूट्स के बनने के बाद अब इस प्लांट की शक्ल पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले ये एक सीधा सा प्लांट था दैट वाज जस्ट मूविंग इन राइट डायरेक्शन, सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था। लेकिन इसकी ग्रोथ के बाद जाहिर है मुमकिन है अगर ये एक ट्री हो तो ऊपर एक कैनोपी बन जाए,
राइट। तो अगर ये ग्रो ना करे तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये स्टेम बिल्कुल सीधा 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 ग्रो करता चला जाएगा और इट विल ऑलवेज शो व्हाट द वर्टिकल ग्रोथ। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इस शक्ल को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लेटरल ग्रोथ भी शो करते हैं और उनकी शक्ल पहले वाले प्लांट की निस्बत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आंसर इज लुक एट दिस कि वो वाले प्लांट्स जो अपनी एपिकल बड, मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट की दैट इज लाइंग समवेयर हियर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल बड। आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस वन इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। तो जिनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है उनकी शक्ल किसी दरख्त जैसी होती है, राइट। तो आंसर इज कि वो वाले प्लांट्स दैट allow only apical meristem to grow, apical meristem to grow give rise to trees। आमतौर पे उन्हीं पे ट्रीज पैदा होते हैं या स्ट्रेट स्टेम वाले श्रब्स पैदा होते हैं। एटसेट्रा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस वाले केस में इस पर्टिकुलर बर्ड को कट कर दिया गया। अगर हम अपनी बायोलॉजिकल टर्म यूज करें तो हम बोलेंगे कि हमने उसके एपिकल बर्ड को एम्प्यूटेट कर दिया, काट दिया। जब मैंने ये काट दिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि इसके कट करने के बाद इस एपिकल बर्ड के नीचे वाला मेरिस्टेम, अगर मैं आप लोगों के लिए सहूलत के लिए बोलूँ कि 3 मेरिस्टेम थे, मेरिस्टेम नंबर 1, मेरिस्टेम नंबर 2, मेरिस्टेम नंबर 3। तो जब मैंने मेरिस्टेम नंबर 1 को रिमूव किया तो फिर मेरिस्टेम नंबर 2 ग्रो करना शुरू हो गया, राइट। ये ग्रो करना शुरू हो गया तो जाहिर है अब इसकी शक्ल आई की बजाय किसी इन्वर्टेड वाई की तरह से हो गई, प्लांट की शक्ल। अब हमने ये देखा कि अगर एपिकल मेरिस्टेम कट जाए तो उसके इमीडिएट नीचे वाला मेरिस्टेम क्या करता है, इट बिगिंस टू इनिशिएट इट्स ग्रोथ। आपकी बुक में वहां पे वर्ड लिखा हुआ इनहिबिट, दैट इज रॉन्ग। तो इस एपिकल बर्ड के रिमूव होने के बाद इमीडिएटली उसके नीचे वाली बर्ड बिगिन टू इनिशिएट इट्स ग्रो, इनहिबिट नहीं इनिशिएट, वो बढ़ना शुरू कर देती है और जाहिर है प्लांट की ग्रोथ तो होनी है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कट कर दूं यहां से तो फिर जाहिर है ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट हमेशा अपनी सबसे टॉप मोस्ट बर्ड को अलाउ करता है कि वो ग्रो करे और बाकी नीचे वाली बर्ड्स को रोके रखता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। नाउ वी वांट टू नो द मैकेनिज्म, आखिर प्लांट्स ऐसा करने में कैसे कामयाब होते हैं। तो आइए लिखते हैं मैकेनिज्म। Mechanism is very simple. Mechanism is very simple, my dear students. Every bud, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 1 थी, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 2 थी, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 3 थी, every bud is capable of making a very very important growth hormone जिसका हमने कल आपसे जिक्र किया था, और उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम मेरे पास क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन, राइट। मैंने आपसे बोला है कि बर्ड नंबर 1 भी ऑक्सिन बना सकती है, बर्ड नंबर 2 भी और बर्ड नंबर 3 भी, लेकिन हमेशा लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन फेवर्स द ग्रोथ। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगी दैट इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ, तो फिर ऑक्सिन की सेल्फ पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ पॉइजनिंग का मतलब ये है कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, लीस्ट रहेगी। मिसाल के तौर पे इसको चाहिए थी 20, ये कितनी बना रहा था 50, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई 30, राइट। 30 एक्स्ट्रा हो गई ना। ये क्या करेगा, ये 30 को ट्रिकल डाउन
नीचे की तरफ मूव करवाएगा और इस 30 को बर्ड नंबर 2 में भेज देगा। बर्ड नंबर 2 ऑलरेडी 50 बना रहा है, 30 उसको और मिल गए तो ये कितनी हो गई 80। अब ये मैक्सिमम कोशिश करेगा कि मैं अपनी कंसंट्रेशन को लीस्ट रखूं। अगर ये उनमें से 30 पूरा भी निकालने में कामयाब हो जाए तब भी इसमें अभी 50 पड़ा हुआ है, राइट। और इसके पास ऑलरेडी 50 था, 30 इसके पास और आ गया, अब ये हो गया 80। अगर मैं इन तीनों के रिलेटिव कंपोजिशन बनाऊं तो इसमें होगी मेरे पास 20, इसमें होगी 50 और इसमें होगी कितनी 80। तो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ है, जाहिर है टॉप मोस्ट के पास। तो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम यहाँ होगी तो फिर यही ग्रो करेगी। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की यहाँ है, ये भी ग्रो नहीं करेगी, इससे ज्यादा यहाँ, ये भी ग्रो नहीं करेगी। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंस व्हाट, कि इनमें से कौन सी बर्ड ग्रो करेगी या कौन सी बर्ड को ग्रो करना चाहिए। जब मैं इसको कट कर देता हूं तो फिर मुकाबला होता है इन दोनों का आपस में। जाहिर है इसमें कितनी थी 50, इसमें कितनी थी 80, अब कौन किस में कम है, जाहिर है इसमें। तो फिर क्या होगा, अब ये ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये इनकी ग्रोथ आपस में करती है, कोरिलेट करती है। अब एक और टर्म आपको सिखानी जो आपकी बुक में लिखी गई है और उसका नाम मेरे पास क्या है, कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। क्या नाम है स्टूडेंट्स उसका, कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। व्हाट इज मेंट बाय दिस फिनोमेना? अगेन इट इज वेरी सिंपल। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मैं एपिकल बर्ड को काट दूं तो उसका रोल कौन कॉम्पनसेट करेगी, अगली बर्ड। अगर मैं इसको भी काट दूं तो इसके रोल कौन ओवरकम करेगा, ये। तो हम इसके इफेक्ट को या इसके रोल को कॉम्पनसेट करवा रहे हैं बाय द इमीडिएटली लोअर बर्ड। अगर मैं उसको भी कट कर दूंगा तो उसका रोल कौन लेगा, जाहिर है ये वाले बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस प्रिवेल करती है उन तमाम के तमाम प्लांट्स में कि जो वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर लेटरल ग्रोथ बहुत कम होती, राइट। अगर आपको ग्रोथ नजर भी आती है तो सिर्फ और सिर्फ कैनोपी पे नजर आती है, मेन स्टेम के ऊपर आपको ये वाली ग्रोथ नजर नहीं आ रही। तो उनमें नजर क्या आता है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कैसे रोल प्ले करेगी, बाय कंट्रोलिंग द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इटसेल्फ। और अगर मैं उसको कट कर दूंगा तो स्टार्ट होगा कौन सा, कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। यानी कि अगर एपिकल बर्ड खत्म हो गई तो फिर इमीडिएटली नीचे वाली बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी। सवाल यह कि ये सारी बातें हमें कैसे पता चली, डेफिनेटली बाय मीन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमने एक वर्टिकली ग्रोइंग प्लांट के ऊपर वाले बर्ड को, एपिकल बर्ड को हमने कट कर दिया। ये था हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। तो जब मैंने इसको कट किया तो क्या हुआ, नीचे वाली बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया। गॉट द पॉइंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया, हमने एक लिया एगर। पढ़ रखा है आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि एगर क्या चीज होती है। इट इज बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड दैट कैन एब्जॉर्ब द थिंग्स। हमने इस एपिकल बर्ड को काटा और काटने के बाद उसे एगर पे रख दिया। एगर पे रखने के बाद हमने उसको दोबारा कटी हुई टिप के ऊपर रख दिया। तो जाहिर है क्या हुआ होगा, कॉमन सेंस, कि उस पर्टिकुलर टिप में से ऑक्सीजन मूव कर गया इनटू दैट वेरी ब्लॉक ऑफ एगर। और जब मैंने उस ब्लॉक को दोबारा इसके ऊपर रखा तो दोबारा से स्टेम ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इससे मैं ये पता चला कि डेफिनेटली देयर इज सम इंड्यूसिंग सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू इंड्यूस व्हाट, सेल डिवीजन। अगर ये चीज यहां पर नहीं होगी सेल डिवीजन नहीं होगी। अगर वो फैक्टर मीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्रोथ होगी। तो हमने यहां पे रखा तो पता चल गया ग्रोथ रिज्यूम हो रही। जब मैंने इसको कट कर दिया, इस बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया। हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कॉम्पनसेटरी इफेक्ट होता है, राइट। 1934 में थाइमन एंड स्कूप ने एक और प्रूफ दिया हमें। पहले नाम लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। 1934 में there were two scientists, one of them was Thyman and other one was Scoop। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके हमें जो बात बताई दैट वाज अगेन द कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। यानी कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं एपिकल बर्ड को कट कर दूंगा तो उसके रिजल्ट में लेटरल बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। जाहिर है हमने आपको इस लेवल पे सिर्फ बहुत ट्रेलर सा दिखाना है कि ये काम कैसे हो रहा होता है। जाहिर है एक्सपेरिमेंट्स तो एक बहुत वास्ट फील्ड है और उस पर्टिकुलर वास्ट फील्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। फिर और
साइंटिस्ट आए, नाम के कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑक्सीजन के अलावा हार्मोन्स को फाइंड किया। फॉर एग्जांपल एक और हार्मोन था, उसका नाम था माय डियर स्टूडेंट्स साइटोकाइनिन। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, साइटोकाइंस की बात हो रही है। तो जो साइटोकाइंस है मेरे पास, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि अगर किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो जाहिर है क्या होगा, वो बर्ड ग्रो नहीं करेगी। बर्ड कौन सी ग्रो करेगी, जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या कोई ऐसा भी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो फिर भी हम ग्रोथ करवा लें? तो इसका आंसर बहुत सिंपल था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया साइटोकाइनिन के साथ। उन्होंने साइटोकाइनिन को उस पर्टिकुलर बर्ड पे लगाया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा थी, यानी कि इसके अंदर उसने साइटोकाइनेशन लगा दिया, हालांकि उसमें ऑक्सीजन भी क्या था, ज्यादा था। राइट। तो जो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनेंस बढ़ी, ऑक्सीजन की क्या हो गई, सप्रेशन, और साइटोकाइनेन की क्या हो गई, डोमिनेंस, तब भी ये बर्ड ग्रो करना शुरू कर गई। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा प्लांट जो सम सॉर्ट ऑफ बुशी अपीयरेंस दे रहा है, बुशी अपीयरेंस का मतलब ये है, लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको नजर आ रहा है कि इसकी ब्रांचेस तमाम साइड पे ग्रो कर रही। अब यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। जब एपिकल डोमिनेंस नहीं हुई तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बन रहा? तो आंसर इज यस, ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन उसी तरीके से काम कर रहा है सेंट्रल एक्सिस के अंदर जैसे कि ट्रीज में कर रहा होता है, लेकिन इन्होंने अपनी इस शेप को मेंटेन करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन का एक काउंटर हार्मोन डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेंस। तो इस पर्टिकुलर साइटोकाइनेन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपने आप को, अपने रोल को छोड़ देती है और फिर जो लिटिल बर्ड्स है वो भी ग्रो करना शुरू कर देती है। राइट। सो दिस वेरी सिंपल टॉपिक इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द ग्रोथ कोरिलेशन, कि किसी भी प्लांट की जो शक्ल है वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स के आपस में इंटरेक्शन से बनती है। सो दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ कोरिलेशन। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द लास्ट थिंग इज कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। आखिर हम लोग ग्रोथ कोरिलेशंस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? हम इसका पढ़ रहे हैं इस वक्त क्या, कमर्शियल एप्लीकेशन। और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को मैंने एक बात बतानी है बुक की और एक बतानी है बुक से बाहर। चलिए ऐसे करते हैं, पहले हम बुक की बात करते हैं। पोटैटो जो हमारा प्लांट है, आपको याद है, आपने ग्रेड 10 में पढ़ रखा है कि इसके ऊपर सर्टन आईज होती हैं। वो बेसिकली जो आईज हैं दे आर कॉल्ड एज अ लिटिल बर्ड्स। यू नो वेरी वेल कि जो हमारा पोटैटो है इट इज नॉट अ रूट, इट इज अ स्टेम। राइट। हम स्टेम को क्यों स्टेम बोलते हैं? बिकॉज कि इसके ऊपर से लिटिल ब्रांचेस ग्रो करती हैं, इसके ऊपर रूट्स ग्रो नहीं कर रही। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पोटैटो पे ग्रो कर सकती हैं ये वाली ब्रांचेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटोज। आपने देखा होगा बाज़ वक़्त आपने घरों में आलू रखा हो तो वो भी ग्रो करना शुरू कर देता है। ये वाली चीज़ पोटैटो के रेफरेंस में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं एक ज़ख़ीरा अंदोज़ किस्म का क्या हूँ, किसान हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी एक्स्ट्रा फसल पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इस फसल को चाहूँगा कि ये 2-3 साल के लिए स्टोर हो जाए। ये तो है उसका एक नेगेटिव व्यू, लेकिन इसका एक पॉजिटिव व्यू भी है कि अगर मेरे पास पोटैटो की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है तो बजाय इसके कि मैं इसको ज़ाया कर दूं, मैं आइंदा आने वाले लोगों के लिए 2-3 साल के लिए सेव कर लूं। तो आप इसी चीज़ को दो मुख्तलिफ रुख से देख सकते हैं। ट्राई टू हैव द सेकेंड व्यू। बात ये हो रही है कि अब ये वाला फार्मर ये चाह रहा है कि मैं अपनी आलू की फसल को 2-3 साल के लिए क्या करूं, सेफ रखूं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से इन लिटिल बर्ड्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यही काम करते हैं कि हम ये वाला हार्मोन लेते हैं ऑक्सीजन, और उसके अंदर इस पोटैटो को डिप रखते हैं, और उसके बाद इस पर्टिकुलर पोटैटो को उठा के कोल्ड स्टोर में सेव कर देते हैं। अब ये वाला आलू अगर 1 साल इस्तेमाल होगा नो प्रॉब्लम, 2 साल इस्तेमाल होगा तो भी नो प्रॉब्लम, 3 साल इस्तेमाल नहीं होगा तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि इसकी लिटिल बर्ड के अंदर हमने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा दिया है कि अब यह स्प्राउट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को सेव भी कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर फार्मर या कोल्ड स्टोरेज के जो वैल्यू है या अमाउंट है उसे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो ये उसी कमर्शियल एप्लीकेशन। फिर इसके अलावा एक दूसरी एप्लीकेशन भी है, एंड दैट वाली एप्लीकेशन इज रिगार्डिंग द ट्रीज।
यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसी लकड़ी पैदा हो, ठीक है, जिसके अंदर, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं गिरें कम हो, सॉरी उर्दू में बोलते हैं कि गिरें कम हो, यानी कि उसकी लेटरल ब्रांचेस कम से कम ग्रो कर रही हूँ, तो उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देना। तो उस टाइप पे हम ये कर सकते हैं कि हम इन लेटरल बर्ड्स को ऑक्सीजन से ट्रीट करें, तो जाहिर है लिटिल बर्ड्स कभी ग्रो नहीं होंगे और प्लांट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होगा, तो हमारे पास जो लकड़ी पैदा होगी वो गिरों के बगैर होगी। यू गॉट द पॉइंट। फिर इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं इन हैविंग मोर बेटर क्वालिटी ऑफ वुड, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगी उतने ही ज़्यादा लंबे जो सेल्स हैं वो क्रिएट होंगे, उससे उतने सेल डिवीजन का रेट है वो ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा स्पीड के साथ प्लांट से वुड बनवा सकते हैं। ये उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है, राइट। तो इन 3 एप्लीकेशंस के साथ ही मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर से कोई डेफिनेटली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हों। हमेशा बोलता हूँ कि इससे फ़ायदा लेने का एक ही टिप है कि जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आप अपनी कॉपी पेन को अपने साथ रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। इसी पॉइंट पे हम इस दुआ के साथ कि आप अपना और अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी नमाज पढ़े तो हमें भी दुआ में याद रखें। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।